नमस्कार मित्रों, गायत्री विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में हिस्ट्री बुक्स में के अध्याय प्रथम का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हमारा अध्याय का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। आप सबको विदित है कि भारत पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान रखता है। भारत की संस्कृति, भारत की कला, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक अपने आप में एक विशेष स्थान रखते हैं। आज हम इस पाठ में यही अध्ययन करने जा रहे हैं कि भारत का वैभव, हमारा जो अतीत था, कितना वैभवपूर्ण, कितना गौरवशाली था। हमारे देश के अंदर किस तरह की जो विशेषताएं थी, इस कारण से भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक पॉइंट टू पॉइंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। इसलिए आपको चैप्टर का गहन अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसलिए हम एक एक चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं और टॉपिक वाइज अपन अध्ययन करेंगे। तो आप सभी रेडी हो जाइए और पूरा ध्यान दीजिए। तो देखिए, भारत भूखंड एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है। ठीक है, भारत जो भूखंड है ये अपने आप में, इसे अपन कोई टुकड़ा नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसे एक भौगोलिक इकाई के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ठीक है, इसके बाद में आगे हैं, विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है। देखो, आपके छोटा प्रश्न कहीं से ही पूछा जा सकता है, तो उसमें प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि विष्णु पुराण में भारत के बारे में क्या लिखा हुआ है। समुद्र के उत्तर में और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है, उसी का नाम हिंदुस्तान है, उसे अपन इंडिया कह सकते हैं। एवं हम सब भारतीय उसकी संतति है, यानी हम सब उसकी संतान हैं, हम सब उसी देश के निवासी माने जाते हैं। इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है, यानी इसका अधिकांश भाग है वो कहाँ पर आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जैसा आपने भूगोल में अध्ययन किया होगा। अब देखते हैं भारत का जो भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो उत्तर में हिमालय पर्वत क्षेत्र हैं। अब हिमालय के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं भारत के उत्तर में, तो जैसे बल्ख, बदख्शां, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम और हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। देखिए, ये सारा जो उत्तरी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, आप साथ में मैप रख के अध्ययन करोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। हालांकि आप भूगोल में भी सर आपको इसके बारे में पूरा समझाते होंगे। और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला, ध्यान रखना, भारत में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हुए आए थे वे पश्चिमोत्तर के मार्ग से होते हुए आए थे और उन्होंने हिंदुकुश पर्वतमाला को पार किया था और वहाँ से होते हुए आए थे। तो सफ़ेद को तुकेमान, कीर्थर पर्वत श्रेणियों ने उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत होकर इसे पश्चिमी क्षेत्र से पृथक किया है। अर्थात जो हिंदुकुश पर्वतमाला है, तुकेमान है, कीर्थर पर्वतमाला है, इन्होंने भारतवर्ष को पश्चिमोत्तर के क्षेत्र से वो अलग किया है। देखिए, ये एक भारत का बेसिक नॉलेज, भारत की स्थिति के बारे में ध्यान रखना। आपके प्रश्न इसमें से अगर कोई पूछा जा सकता है तो ये पूछ सकते हैं कि विष्णु पुराण में क्या उल्लेख मिलता है भारत के बारे में। आपको बिल्कुल किताब की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना है, आपकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, तभी आपके बोर्ड्स में मार्क्स से वो अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। देखिए, आप सबको विदित है, इतिहास का प्रत्यक्षीकरण हम नहीं कर सकते। इतिहास हमारा अतीत का जो गौरव है और उसे हमने विभिन्न स्रोतों से, साक्ष्यों से, प्रमाणों से प्रमाणित करके हमने उसका जो अध्ययन किया है वो इतिहास में आता है। इसलिए हमारे इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं स्रोत। हम उन स्रोतों के बारे में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं।
तो देखिए, वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अतीत समाहित रहता है। देखिए, इतिहास में केवल कोई मानव का एक पर्टिकुलर सामाजिक व्यवस्था है या कोई आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, केवल एक ही नहीं बल्कि मानव का ओवरऑल पूरा का पूरा जो मतलब जीवन यापन संबंधी है, संस्कृति है, सभ्यता है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, रीति रिवाज आदि सभी का अध्ययन है वो किया जाता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। जैसे इसने बताया है, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति, धर्म, दर्शन आदि सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यकलाप इतिहास की श्रेणी में आते हैं। इतिहासकार कभी भी किसी वस्तु का या किसी सभ्यता के बारे में भी या किसी चीज़ के बारे में भी जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो वे उसके स्रोतों के आधार पर सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने की कोशिशें वो करते हैं। अतीत में मानव ने जिन क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर, देखिए अंडरलाइन कर दीजिए आप भी, इम्पोर्टेंट है ताकि आप इतिहास की डेफिनेशन भी समझ सकते हैं, इतिहास क्या है ये भी समझ सकते हैं। वापस मैं बोलता हूँ, अतीत में मानव के जिन क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें, ध्यान रखना, तथ्य होने चाहिए और उन तथ्यों के आधार पर पूर्ण विश्वास से प्रमाणित भी होना चाहिए, ओके, उन्हें इतिहास में रख सकते हैं। बिना प्रमाण के हम इतिहास नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, क्योंकि अतीत का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता और केवल उसके विषय में कुछ स्रोत के रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार इतिहासकार इतिहास का निरूपण करते हैं। वर्तमान में इतिहासकार अतीत की केवल घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते, बल्कि उसके कारणों की भी विस्तृत जांच पड़तालें वो करते हैं। इसके मूल में मानव के आंतरिक मनोगत भूमिका होती है और इतिहासकार का मानव संस्कृति का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य है वो होता है। इतिहासकार जो होता है वो मानवीय संस्कृति का मुख्य तौर से क्या करते हैं भाई, अध्ययन करते हैं, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इतिहास के जो भी क्रियाकलाप है, जो भी इतिहास में हमने लिखा है, उससे किसी न किसी चीज़ से प्रमाणित किया जाता है और प्रमाणित होने पर ही उसके बारे में इतिहासकार हैं वो लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से साधन हैं, अंडरलाइन कर दीजिए। इसमें मुख्य तौर से ये इसने आपके किताब में 3 स्रोत बताए गए हैं, जैसे स्रोत, साक्ष्य और प्रमाण, ठीक है। इन्हीं के आधार पर विश्वसनीय विवरण तैयार किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनर्रचना करता है। देखिए, इतिहास में पहले कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, क्या हुआ है, इसके बारे में कोई आज हमें प्रत्यक्ष जानकारी तो नहीं मिल पाती है, लेकिन हम विभिन्न स्रोतों से, साक्ष्यों से, प्रमाणों के आधार पर हम इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि इतिहासकार इतिहास की पुनर्रचनाएं वो करता है। इतिहास की उन्हीं घटनाओं को तथ्य रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो साक्ष्य एवं प्रमाणों से सिद्ध हो सके। इसलिए इतिहासकार का मूल मंत्र रहा है ना, नामूलम लिख्यते किंचित, नामूलम लिख्यते किंचित। देखिए, इसका अर्थ होता है कि बिना मूल या आधार के कुछ भी लिखना है वो नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहासकार जब कोई चीज़ लिखता है तो सबसे पहले उसके साक्ष्य होते हैं, स्रोत होते हैं, प्रमाण होते हैं और उनकी पुष्टि करते हैं, और पुष्टि के बाद में ही उसका विवरण है वो इतिहासकार लिखते हैं। इतिहास की जानकारी के स्रोतों को हम कितने भागों में देख सकते हैं, 2 भागों, ठीक है। एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक व पुरालेखीय स्रोत। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हमें समझने की बात ये आती है कि साहित्यिक स्रोत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कभी ज़रूर पढ़ा हुआ होगा कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, रोम की सभ्यता, तो उसी के समकक्ष हमारे भारत की भी एक सभ्यता मानी जाती है, आपको पता ही होगा, है ना। कौन सी सभ्यता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है, हमें किसके आधार पर मिली है, कोई बता सकते हो आप में से? इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोतों से प्राप्त हुई,
उसके बारे में कोई हमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हुआ। इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोतों का अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान होता है। पुरातात्विक स्रोतों में अपन देख सकते हैं, जैसे खुदाई के दौरान प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं, मृद भांड है, या वहाँ पर जो नाली निकासी, मकान व्यवस्था, जो भी वहाँ से खुदाई के दौरान हमें अवशेष प्राप्त हुए थे वो इसके अंतर्गत है। सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। लेकिन साहित्यिक स्रोत सिंधु नदी घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता है, लेकिन इसके बारे में आज तक कोई इतिहासकार लिखित प्रमाण प्राप्त ही नहीं कर पाए। लिपि के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो लिपि को भावचित्रात्मक लिपि मानते हैं, उसको सही रूप से माना भी नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हमें प्रमाणित नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था कि इसका मुख्य कारण ये था कि कोई लिखित साक्ष्य में प्राप्त नहीं हुए। इसलिए ध्यान रखना, इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो होता है साहित्यिक स्रोत। मैंने ये इतना समझाया ना, इसके पीछे मेरा एक लॉजिक यही कहना था कि साहित्यिक स्रोत है ना, ये इतिहास के जानने के सर्वोत्तम साक्ष्य माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल, अब मौर्य काल का एक विस्तृत और व्यवस्थित इतिहास लेखन की कला के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि उस काल के बारे में हमें लिखित में स्रोत प्राप्त हुए हैं, और लिखित में जो स्रोत होता है ना, लिखित में जो स्रोत होता है उसके आधार पर हम उसकी तमाम सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अपन और इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे, और फिर भी आपको कहीं कठिनाई महसूस हो तो आप ज़रूर बताइए, आपको और उसके बारे में समझाया जाएगा। अब सबसे पहले अपन देखते हैं साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना भाई, साहित्यिक स्रोतों का भी इतिहासकार कितने प्रकार से विभाजन करते हैं? 3 प्रकार से। पहला है धार्मिक साहित्य। कौन सा साहित्य बेटा? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में देखिए ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। आपने देखा होगा कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? बौद्ध साहित्यों से। इसी तरह से ब्राह्मण साहित्य, जिसके अंदर अपन देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे जो वेदों के बारे में, वेदों की जानकारियाँ, वेदांग, सूक्त आदि के बारे में, ये सब हमें उस समय की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जैन साहित्य, ये प्राचीन भारत के जो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत माने जाते हैं। ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनसे जुड़े होने के कारण इन साहित्यों को धार्मिक साहित्यों की श्रेणी में रखा जाता है। आपने देखा होगा कि विश्व में या अपन भारत में कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था? वैदिक धर्म, सनातन धर्म, और उससे जुड़ा हुआ कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य से ही होकर के दो और धर्म जो उत्पन्न हुए थे, उसका नाम बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये दोनों ही धर्म हैं वो किसकी उपज मानी जाती हैं? ब्राह्मण साहित्य की। फिर ये धर्मेतर यानी धर्म के अलावा अन्य जो ग्रंथ हैं, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें इतिहास संबंधी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों के साथ विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण आदि के रूप में हैं वो धर्मेतर साहित्य माने जाते हैं। इसके बाद में आती वंशावलियाँ। देखिए आज भी इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में क्या मानी जाती है? वंशावलियाँ। आपने देखा होगा कि अभी NRC लागू किया जा रहा है, CAA, तो उसमें भी जो भारत के मूल निवासी है तो उनकी जानकारी के लिए इन वंशावलियों का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। क्योंकि प्राचीन भारत के अंदर जो भी शासकीय राजवंश थे वे अपने दरबार में ज़रूर इस प्रकार वंशावली लिखने वाले लोगों को हैं वो नियुक्त करते थे, और वे वंशावली लिखने वाले जो लोग होते थे वे इसके बारे में महत्वपूर्ण तरीके से जानकारी लिखते थे। वो आज भी हमें उसकी जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे अपने यहाँ पर चारण जो होते हैं इस प्रकार के जो वंशावली लिखने का कार्य है वो करते थे, या राव है जो भी ये इस प्रकार का कार्य है वो करते थे। धन्यवाद। अब इसके आगे अपन और आगे वाले वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू।